गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पीआईबी द हिंदू के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। आप लोगों ने काफी सारे जो इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके काफी अच्छे और बेहतरीन आंसर करे हैं, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे जो हमारा डिस्कशन होने वाला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को लेकर होगा, यदादिरी टेम्पल को, काउंटर टेररिज्म कमेटी को डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जिक्र किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। सुंदरबन के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा मैप रिलेटेड रहने वाला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड आईएमएफ के ऊपर भी एक आर्टिकल दिया गया था, ट्राइब्स का मेंशन किया गया था न्यूज के अंदर, इसको देखेंगे। एंड फिर एक फाइनली पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे लोगों ने पूछा था कि YouTube के ऊपर जो प्रीमियम मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कैसे करना है। तो किसी भी वीडियो के नीचे आप देखेंगे यहां पे एक ज्वाइन का बटन आता है, तो इस बटन को प्रेस करके एज पर योर कन्वीनियंस जो भी आपको वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इसके अंदर स्पेक्ट्रम के, पॉलिटी के जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, तो वो आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ रहती है, आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा आफ्टर एन आवर और सो, और अदरवाइज 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 1885 का जो आईटीए है उसको लेकर आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको राउंड करिए ताकि आपको याद आए कि पूछा क्या गया है एग्जाम के अंदर, अदरवाइज यहां पर गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आईटीए के बारे में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होती है, वो चाहे तो एस्टैब्लिश करे, मेंटेन करे, ऑपरेट करे या ओवरसाइट करे वायर्ड या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की। टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स जो है वो प्रोहिबिट करी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट से पहले इजाजत की जरूरत पड़ती है, कोर्ट ऑथोराइज करती है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द आईटीए 1885 डज नॉट कन्फर अनगाइडेड एंड अनब्राइडल्ड पावर ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेड अ पर्सन्स प्राइवेसी। तो यहाँ पे आईटीए 1985 जो है वो अनगाइडेड और अनब्राइडल्ड पावर नहीं देता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ये भी हो सकता है, सोचिए, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके करिएगा। काफी सारी स्टेटमेंट्स को आप वैसे ही फिगर आउट कर लेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है, सोचिए। चलिए देखिए, यहां पे क्वेश्चन बनाने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में जो इंटरनेट की सेवा है उसे बंद किया गया, क्योंकि फार्मर्स ने जो कल रैम्पेज किया था उसकी वजह, परसों रात 26 जनवरी को जो रैम्पेज किया था उसकी वजह से ये चीज करी गई है। दिल्ली और एनसीआर के रीजन के अंदर आप देखेंगे तो नेट तो बंद है ही, इवन जो मैसेजेस है, जो काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते थे जो बैंक्स की तरफ से आपको आते थे, अगर आप पैसा कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका एक ओटीपी आता है ना, इवन वो भी नहीं आ पा रहे हैं अभी, और ये जो है सर्विस को अभी बंद किया गया। इससे पहले भी 2019 के अंदर CAA के टाइम पर ऐसा किया गया था, और आप में से काफी सारे लोगों से जो मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी कहा है कि एज अ सिविल सर्वेंट अगर आपको इस पूरे के पूरे रैम्पेज को टैकल करना होता तो ये एक चीज को यूज किया जाता, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है एज अ सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे यस, आईटीए 1885 की बात करते हैं तो यहां पे गवर्नमेंट को ये चीज जुरिस्डिक्शन जो है दे रखी है वायर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन को टैप करने की, उसको ओवरसाइट करने की, लाइसेंस करने की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन यहां पे जो पावर है वो अनगाइडेड नहीं है, दैट इज देयर आर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस तो है ही, और अनब्राइडल्ड मतलब अनब्राइडल्ड का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो यहां पे कुछ जो पावर दे रखी है वो रेगुलेटरी तौर पे आपको दे रखी है, और ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट को यहां पर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, इसके अंदर आपकी सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, आईबी है, इनको ये पावर दी जा सकती है कि वो फोन टैपिंग करे, लेकिन उससे पहले एक प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है जो कि कोर्ट से नहीं ली जाती, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। ये जो पर्टिकुलर प्रायर परमिशन है दैट इज टेकन फ्रॉम द होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो ऑथराइज करते हैं, उसके बाद ही वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह पावर मिलती है, और तब वो फोन टैपिंग जैसी चीजें कर सकते हैं, स्नूपिंग जैसी चीजें करी जा सकती है इसके अंदर। लेकिन ये भी चीज जो है इसके अंदर भी रेगुलेशन है, जैसे कि यहां पे कह रखे हैं अनगाइडेड नहीं है, देयर आर गाइडलाइंस। मैं आपको दिखाता हूं गाइडलाइंस किस तरीके से, जैसे कि पहले तो आप विदाउट परमिशन तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगी उनको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड, इसके अंदर जो टाइम पीरियड भी मिलता है वो 2 मंथ्स का मिलता है, और उसके बाद फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता है, और रिन्यू कराने के बावजूद भी जो मैक्सिमम पीरियड के लिए आप कर सकते हैं वो 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। बेसिकली कुछ टाइम पहले केस फाइल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया था, इट वॉज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL काफी फेमस एक आपकी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फुल फॉर्म बताइए कि जब हम लोग तैयारी करते थे तब भी ये PUCL जो थी काफी न्यूज में रहती थी, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो इसने और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो था
वो केस किया था और उसके बाद ये गाइडेंस कुछ निकल के आई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लेट डाउन किया गया था। ठीक है, सेक्शन 4 में जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन यूज किया जाता है लाइसेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 5 जो है इसका इस्तेमाल जो आपकी वायर टैपिंग क्लॉजेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 4 सेक्शन 5 ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ड्यूरेशन कितना रहता है, प्रायर परमिशन किसकी चाहिए होती है, पीयूसीएल का नाम ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है सो दैट प्रीलिम्स या मेंस कहीं पर भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर कर पाए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि यदाद्री टेम्पल को लेकर है। पूछा गया यदाद्री टेम्पल को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे द टेम्पल जो है वो शिवा को डेडिकेट किया गया है, तेलंगाना के अंदर लोकेट करता है। टेम्पल जो है एंटायरली स्टोन का बना हुआ है एंड ये जो टेम्पल है जो आपका कैलाश टेम्पल है एलोरा केव्स के अंदर 8th सेंचुरी में बनाया गया था, उसके बाद दूसरा ऐसा टेम्पल है। आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल इज बेस्ड ऑन आगम शास्त्र। तो आगम शास्त्र जो है उसके ऊपर इस पर्टिकुलर टेम्पल का आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर बेस करके बनाया गया। देखिए अभी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की कोई भी किताब आप खरीद के पढ़े तो उसके अंदर सैकड़ों टेम्पल्स जो होंगे वो दे रखे होंगे, टेम्पल स्टाइल्स दिए होंगे और उनके ऊपर हजारों लाइंस लिखी होंगी और उनको याद करके जाना एग्जाम में और रिटेन कर पाना और फिर आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तभी मैं आपको कहता हूं कि जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर न्यूज में दिए हुए हैं, चाहे वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की कोई न्यूज हो, इवन जो इंडियन पॉलिटी या दूसरे सब्जेक्ट्स की न्यूज हो, उनको भी आप ध्यान देके पढ़े, क्योंकि जो चीजें न्यूज पेपर के अंदर आ रही है, जो चीजें आपके करंट अफेयर्स में आ रही है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर को लेकर हो, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर हो, वो आपके उस साल के एग्जाम के लिए और इवन अगले साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पे क्योंकि इस आर्ट एंड कल्चर के एरिया का डिस्कशन किया हुआ था, न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था, तभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके कंपेयर टू अदर टेम्पल्स बढ़ जाते हैं। सो इट वाज मेंशन इन द हिंदू के न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था कि रेनोवेशन वर्क वाज गोइंग ऑन इन यदाद्री टेम्पल। यदाद्री टेम्पल में ये रेनोवेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है अभी और फिर टेम्पल को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। चलिए तो एक बार डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। टेंपल की बात करें सो इट इज नॉट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट नहीं किया गया, रादर इट इज डेडिकेटेड टू लक्ष्मी नरसिम्हा। तो लक्ष्मी नरसिम्हा को ये जो टेंपल है डेडिकेट किया हुआ है। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हाउएवर द लोकेशन इज करेक्ट कि तेलंगाना के अंदर ये लोकेट करता है, ये चीज ठीक हो जाती है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो टेंपल जो है मैं भी आपको एक बार इमेज में दिखाऊंगा, पूरा स्टोन का बना हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये आगम शास्त्र पे बेस करता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। एक बार देख लीजिए, तेलंगाना का ये टेंपल है और यहाँ पे जो रेनोवेशन का वर्क है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी लोगों के लिए इसे बहुत जल्दी खोल दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हियर द करेक्ट आंसर वाज डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है काउंटर टेररिज्म कमेटी को लेकर है। पूछा गया काउंटर टेररिज्म कमेटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। सीटीसी जो है इसे 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। कमेटी के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वही इसके अंदर शामिल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो रेजोल्यूशन 1373 को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। इंडिया विल चेयर द सीटीसी इन 2022। इंडिया जो है 2022 के अंदर सीटीसी को चेयर करेगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं किसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए तो हमारे जो 75th एनिवर्सरी होने वाली है, इंडिया की जो 75वीं एनिवर्सरी होने वाली है इंडिपेंडेंस की, तब हम चेयर करने वाले हैं सीटीसी को, दैट इज इन 2022। अगले साल ही हम इसको चेयर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। सीटीसी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 2001 के अंदर। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, तो आंसर तो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों वो भी बताता हूं। देखिए अभी एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर दिया गया था जिसके अंदर ये चीजें बताई गई थी कि सीटीसी जो है आपकी काउंटर टेररिज्म कमेटी जो इसको चेयर कौन करता है, और यहाँ पे सीटीसी की जो चेयरमैनशिप है जो इंडिया को मिलने वाली है, इसको लेकर चाइना ने अपने ऑब्जेक्शन जो थे रेज किए थे, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है चाइना से, इवन दो खुद वो परमानेंट मेंबर बन के बैठा है यूएनएससी के अंदर, जो कि इंडिया भी डिजर्व करता है। और हमारे जो यहाँ पे इस चीज के अंदर मेंबरशिप है उसको रोकने में भी चाइना और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल रहता है। कमेटी की बात करें तो इसमें सिर्फ परमानेंट मेंबर्स ही नहीं, इसमें दूसरे मेंबर्स, ऑल द 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें नॉन परमानेंट के 10, परमानेंट के 5 मेंबर्स होते हैं। तो ये ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हाउएवर यस, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है कि जो 1373 रेजोल्यूशन है उसको मॉनिटर करने में, इंप्लीमेंटेशन करने का मेन काम सीटीसी का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इंडिया को मेंबरशिप कब मिल रही है ये पता होना चाहिए, बनाया कब गया था ये पता होना चाहिए, रेजोल्यूशन 1373 के बारे में और मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल, काउंटर टेररिज्म कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ और चीजें वैसे अगर इसके बारे में बताऊं तो जब 2001 में इसको क्यों लिया गया था, क्योंकि 11 सितंबर को आप जानते हैं कि यूएस के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था
और इसी वजह से एक नीड ऐसी फेल्ट करी गई थी कि हमारे पास एक सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी होनी चाहिए, और उसके बाद ही इसे बनाया गया था ताकि जो टेररिज्म एक्टिविटीज है अराउंड द वर्ल्ड उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 RKA राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को लेकर पूछा गया। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो चीज पूछी गई है उसको आप सबसे पहले सर्कल में डालें। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ये एक तरीके से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के इंटीग्रल पार्ट के तौर पे काम करती है। एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ काउज एंड देयर प्रोजेनी। तो ये एडवाइस करती है, गाइड करती है किसको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, किस चीज को लेकर, जो आपकी काउज होती है उसके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और उसके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर को लेकर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो RKA अभी न्यूज में था, दैट इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है ये भी न्यूज में था, क्योंकि एक फ्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये काउ साइंस के ऊपर कि साइंटिफिकली काउ से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि मिल्क है, यूरिन है और उनके काउ डंग होता है, उसके अलग अलग जो फायदे हैं वो बताए गए हैं, और यहां पे उसके ऊपर किस तरीके से एक एग्जामिनेशन जो है वो RKA के द्वारा लिया जा रहा है, उसी को लेकर एक आर्टिकल जो था न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट RKA। RKA की बात करी जाए, हम सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को ही उठाएंगे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नहीं अंदर आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, जल्दी से बताएं किसके, अभी भी टाइम है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके इंटीग्रल पार्ट के तौर पे काम करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो आप डी को सीधा मार्क कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एग्जाम में एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, इवन दो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एडवाइस किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि काउ और उनके जो प्रोजेनी होते हैं उनको किस तरीके से डेवलप, उनका वेलफेयर किया जा सकता है, कैसे कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 750 करोड़ जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर दिया गया है। सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन की बात करी गई है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की इसके अंदर बात करी गई है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुंदरबंस। सुंदरबंस के बारे में पूछा गया कि वेरियस स्टेटमेंट्स के ऊपर आप विचार करें। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हैं। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ रामसर साइट। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रामसर साइट है। यहां पर आपको काफी सारे ऐसे थ्रेटेंड स्पीसीज जो है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे कि टेरापिन, एंडेंजर्ड इरावती डॉल्फिन मिल जाएंगे। इन 2020 a sizable amount of Sundarbans has been damaged by साइक्लोन फानी। साइक्लोन फानी ने काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली एक एनजीओ है, उसने यहाँ पे रिसर्च वर्क किया है और ये देखा है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है सुंदरबन के अंदर वो काफी मात्रा में कम हो चुके हैं अगर हम पिछले कुछ सालों से उसका कंपैरिजन करते हैं। और जो फॉलो लैंड है, जो यहाँ पे खाली पड़ी लैंड जिसमें कोई भी ट्रीज नहीं है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो बेसिकली उनका कहना ये है कि जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ट्रीज जो है वो काटे जा रहे हैं। ये यहाँ के एनजीओ ने न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था। ये पूरी की पूरी न्यूज थी बेसिकली हमारी। तो अगर हम सुंदरबंस की बात करते हैं तो यस, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड टेरापिन, एंडेंजर्ड इरावती डॉल्फिन मिलते हैं, तो यस, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, देखिए साइक्लोन फानी उड़ीसा के आसपास आया था, अभी बंगाल वाले रीजन के अंदर आया था, लेकिन दैट केम इन 2019। 2020 की बात करें तो कौन सा यहाँ पे साइक्लोन आया था जिसने 28% ऑफ द सुंदरबंस को डैमेज कर दिया था? सो इट वाज साइक्लोन एम्फन। ठीक है, तो नाम यहां पे बदल के दिया हुआ था। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैनग्रोव्स आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो मैनग्रोव्स है वो इंडिया में कहां पाए जाते हैं ये बताइएगा। भी एक दिन पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था, तो सोचिए इसके बारे में। लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं। सो बेसिकली जो सीरीज बनाई गई है, सो एंटायर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। तो यूपीएससी और आपके बीच का जो डिस्टेंस है उसको खत्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सीरीज जो आपके लिए बनाई गई थी, ताकि डे वाइज आप तैयारी कर सके। इसके अंदर आपको डेली जो असाइनमेंट्स है वो दिए जाते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन वीडियो असाइनमेंट्स को आप देखेंगे, उसके बाद जो राइटिंग असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करेंगे, जो क्विजेस हैं अपने कंप्लीट करेंगे, सो दैट आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। और इसमें क्योंकि डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी नहीं क्रिएट होता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, शेड्यूल किस तरीके से बनाना चाहिए। आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम भी इसके अंदर काफी ज्यादा मिलता है। और अभी तो आप जेन 50 कोड को यूज करते हुए चाहे तो
2021 के लिए क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को, या फिर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 500 डेज का जो प्रोग्राम है इसको ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो बेसिक प्रिपरेशन होती है एनसीईआरटी लेवल से लेकर आपकी जो बेसिक बुक्स रहती है, स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, वो सारी तैयारी आपकी कराई जाती है अलोंग विद द गाइडेंस, अलोंग विद द माइंड मैप, अलोंग विद द क्विजेस। डेली क्विजेस इसके अंदर रहते हैं, वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं, फिर आपके डेली लेक्चर्स रहते हैं जिसमें आपके जो एमसीक्यू लेक्चर्स होते हैं उसके साथ साथ आपके क्लास लेक्चर भी रहते हैं ताकि आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाए और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके जो एमसीक्यूज है वो भी वीडियो सीरीज के थ्रू एज वेल एज आपके क्विजेस के थ्रू कंप्लीट हो जाए। सो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा exam.network.com पे और एनरोलमेंट जो है इसमें करा लीजिएगा यूजिंग द जेन 50 कोड सो दैट 50% स्ट्रेट डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फॉलोइंग ऑन द इक्वेटर। तो कौन कौन सी कंट्रीज चारों में से इक्वेटर पे फॉलो करती है? कीनिया, इक्वेटर, मालदीव्स, मलेशिया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पे मैप के ऊपर। सो दीज आर द कंट्रीज, जैसे कि आपको दिख रहा है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, किरबती, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, देन कीनिया, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है एंड गबून है। चलते हैं एक बार देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हमारे इसके ऊपर आ रही हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कीनिया दिया था, बिल्कुल ठीक है, इक्वाडोर भी था, मालदीव्स भी था, लेकिन मलेशिया हमें कहीं पर भी नहीं दिखा। सो आंसर क्या हो जाएगा? सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 3। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। 3 स्टेटमेंट्स वंस अगेन दे रखी है, देखते हैं 1 बाय 1 क्या हो सकता है इसका आंसर। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो एएसआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्या है? सक्सेसर भी है। इसे 1951 में इंडिपेंडेंस के बाद फाउंड किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका ये न्यूज में था। बेसिकली एएसआई को अभी रिसेंटली क्लियरेंस दिया गया है कि जो राम सेतु ओरिजिन है, बेसिकली राम सेतु का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको अब स्टडी करने के लिए क्लियरेंस मिल गई है। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को यहां पे प्रपोज किया गया है जिसके अंदर CSIR के साथ साथ NIO दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा का जो है ये मिलके स्टडी करेंगे राम सेतु की फॉर्मेशन कैसे हुई और क्या अंडर वाटर इसके आसपास कोई हैबिटेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इस चीज के ऊपर पूरी स्टडी जो है वो करी जाएगी, तभी एएसआई का जिक्र हुआ और आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसे फाउंड किया गया था 1861 के अंदर। और फाउंड किसने किया था? याद है आपको, मैंने नाम बताया था, फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो ब्रिटिश के टाइम पे इसे बनाया गया था, ना कि 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस पे। ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और वैसे भी आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ही बताना है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका मतलब ए और बी का तो करेक्ट यहां पे होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आंसर या तो सी होगा या डी होगा, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो सी और डी में ही आती है। अब डिपेंड करता है सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही सक्सेसर है। 1861 के अंदर सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसे लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और तब के जो वॉइसरॉय कैनिंग थे उनकी हेल्प से इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। चलिए, सो एएसआई के लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एएसआई जो है, आप ये भी चीज ध्यान रखिएगा, किस चीज से एसोसिएट है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है आईएमएफ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ वाज इनिशिएटेड इन 1944 एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो आईएमएफ का निर्माण फॉर्मेशन कैसे किया गया था, कब किया गया था? इंडिया ने इसे 1959 में ज्वाइन किया था। एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में GFSR भी कहते हैं, ये आईएमएफ के द्वारा रिलीज करी जाती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, बजट आने वाला है आप जानते हैं, और अभी बजट आने से पहले आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है मिस गीता गोपीनाथ, उन्होंने कहा है कि बजट के अंदर हमें जो सपोर्ट है वो अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। जो पेंडेमिक सपोर्ट मेजर्स हमने लिए थे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा थ्रस्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा थ्रस्ट होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए, आयुष्मान भारत के ऊपर हमारी जो स्पेंडिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये सब चीजें जो है, ये सब गाइडलाइंस जो है वो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई। और वहां पे उसी आर्टिकल के अंदर आईएमएफ की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा हुआ था और क्वेश्चन आ सकता है इसको लेकर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है। 1959 में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था जब फॉर्मेशन हुआ था आईएमएफ का, और 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आया था, तब से इंडिया जो है इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल गवर्नर होते हैं आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर।
ईच मेंबर जो है, जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर मेंबर्स होती है, वो अपने ऑल्टरनेट गवर्नर भी भेजते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो गवर्नर होते ही आईएमएफ के अंदर, लेकिन एक ऑल्टरनेट गवर्नर के तौर पे भी इंडिविजुअल को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और ऑल्टरनेट गवर्नर इंडिया से कौन है? गवर्नर ऑफ आरबीआई जो होते हैं वो ऑल्टरनेट गवर्नर होते हैं। देयर इज ऑल्सो एन ईडी भी होते हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आईएमएफ के अंदर इंडिया को। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये आया था, और जीएफएसआर जो है वो भी आईएमएफ के द्वारा रिलीज करी जाती है, लेकिन इंडिया जो है इसने इसको एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया था। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आईएमएफ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। न्यूज में क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेशन भी बता दी इसकी। और अगर मैं आपको ये पूछूं कितने मेंबर्स है, सो एट प्रेजेंट 189 मेंबर्स हैं। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और साथ में ही वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बेसिकली आपको पेयर्स दिए हैं वेरियस ट्राइब्स के, और लोकेशन पूछिए, जैसे कि सिद्धि ट्राइब गुजरात महाराष्ट्र में है, कोया ट्राइब छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना में आती है, एंड आपकी सहरिया ट्राइब है जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान में होती है। सोचिए इसके बारे में एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर दिया गया था कोया ट्राइब को लेकर, उनके डिस्प्लेसमेंट इशू। वैसे भी ट्राइब के डिस्प्लेसमेंट इशू को लेकर बातें उठती रहती हैं, क्योंकि एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पे कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी हमें देखने को मिलता है, और इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अभी आपको मैप के ऊपर भी मैं दिखाने वाला हूं। सिद्धि ट्राइब की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात महाराष्ट्र में मिलती है। कोया ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना में रहते हैं। सहारिया ट्राइब जो है मध्य प्रदेश राजस्थान में रहते हैं। तो तीनों ही यहाँ पे पेयर्स आपके करेक्ट है। एक बार आप मैप के ऊपर देख लीजिए कौन कौन सी ट्राइब कहां पर है। सो आप गेडिस देख सकते हैं ऊपर, देन भूटिया देख सकते हैं, बाइगास हैं आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर, भील्स हैं, देन बंजारा, गोंड्स आप ये तेलंगाना वाले रीजन में देख सकते हैं। सो ये सारी ट्राइब्स और उनकी लोकेशन जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको पर्सनैलिटी को लेकर बताना है। यूपीएससी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो बता रखा है यहाँ पे कि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और हाई सिविलियन अवार्ड जैसे कि भारत रत्न भी उनको दिया जा चुका है। काफी केपेबल लॉयर के तौर पे भी उनको जाना जाता है, और 1930 के अंदर उनको अरेस्ट किया गया था फॉर सेवरल वीक्स, क्योंकि सोल्ट मार्च से इंस्पायर होके उन्होंने गांधी जी से इंस्पायर होके एक सोल्ट मार्च जो था उसको भी ऑर्गेनाइज किया था। सो यहाँ पे सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली पीआईबी के अंदर ये मेंशन किया गया था, श्री हरदीप पुरी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनके द्वारा एक सेरेमनी में पार्टिसिपेशन किया गया था जो कि इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेट करती है। सोचिए। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ए गोविंद बल्लभ पंत। ए इज द करेक्ट आंसर। काफी केपेबल लॉयर रह चुके हैं। भारत रत्न उनको 1957 में मिला था। सोल्ट मार्च भी ऑर्गेनाइज किया था, और इंडियंस के जो सेल्फलेस डेडिकेशन का जो इंस्पिरेशन होता है वो भी इंडियंस को दिया था, और सोसाइटी को आगे लेके जाने में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। और यहाँ पे क्यों हम बात कर रहे हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन अफेयर्स है, क्योंकि काफी सारे आपके जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आपके स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो उन्हीं के नाम पर बनाए गए हैं। उन्हीं की फाउंडेशन, वो गोविंद बल्लभ पंत का नाम जो है आपको उनके साथ एसोसिएटेड मिलेगा। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 2 मिनट के अंदर हम इसे रिवाइज करते हैं, और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले हमने आईटीए 1885 के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि जो पावर्स है वो यहाँ पे अनगाइडेड अनब्राइडल्ड नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पहले इसे कब यूज किया गया था। देखिए, एक तो अभी जो फार्मर्स ने रैम्पेज किया है, जो वायलेंस किया है, इस टाइम पर इसे यूज किया गया है। उससे पहले इसे कब यूज किया गया था, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से एक सरकार के अंदर में आते हैं। टैपिंग होता है टेलीफोन्स के लिए, आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, होम सेक्रेटरी की लेनी पड़ती है, और CAA के टाइम पर इसे पहले भी यूज किया गया था। ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, किसकी परमिशन लेनी होती है, कितना टाइम होता है, जो 2 महीने से 6 महीने का टाइम मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। पीयूसीएल यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये तो आपको मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिर यदाद्री टेम्पल में जल्दी से मुझे डीटी, मेन डीटी जो है उसका नाम बता दें, तेलंगाना में ये लोकेट करता है, और स्टोन का बना हुआ है। अगम शास्त्रा जो है उसके ऊपर इसका आर्किटेक्चर बेस है। लक्ष्मी नरसिम्हा इज द मेन डीटी नेम, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे सीटीसी के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। सीटीसी के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इसके अंदर मेंबर्स जो है सिर्फ परमानेंट होते हैं या फिर सारे ही मेंबर्स होते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेटी के अंदर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, या फिर सारे ही होते हैं। 1373 का जो रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है। इंडिया जो है 2022 में चेयर करने वाला है। 75वां हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो भी मार्क किया जाएगा। दैट्स वाई ये साल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीटीसी जो है 2001 में बनाया गया था, बेसिकली यूएस के ऊपर जो अटैक हुए थे उसके बाद ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत थी उसको फील किया गया था, और इसको फिर बनाया भी गया था। देन हमारा नेक्स्ट डिस्कशन जो था वो था RKA को लेकर।
लेकर जल्दी से मुझे मिनिस्ट्री जो है उसका नाम बता दें। RKA, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ काम करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि प्रोटेक्ट, डेवलप, वेलफेयर किया जा सके काऊ का और उसके प्रोजेनी का। देन हमारा डिस्कशन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को लेकर हुआ था, ये मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक दिखाया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मैंने आपको सुंदरबंस के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे उस साइक्लोन का नाम बता दें जिसने 28% जो सुंदरबंस की जो डैमेज था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। रामसर साइट्स है, हेरिटेज साइट है और यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो थ्रेटेंड एंडेंजर स्पीसीज हैं जैसे कि टेरापिन है, इरावदी डॉल्फिन है, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं और आपको मैंने मैप के ऊपर भी इसकी लोकेशन बता दी थी और M1 यहाँ पे आया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैंने आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम की सीरीज के बारे में बताया था, तो प्लीज 1050 कोड जो है इसको यूज कर लीजिएगा, ज्यादा दिन ये नहीं रहने वाला है, सो प्लीज यूज इट और अपने डे वाइज प्रिपरेशन जो उसको जरूर शुरू कर दीजिए ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। जल्दी से मुझे बता दें इक्वेटर के ऊपर किसी भी एक कंट्री का नाम जो फॉल करती है, मैंने आपको 13 डिफरेंट कंट्रीज के नाम बताए थे, यहाँ पे आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं कौन कौन सी 13 कंट्रीज थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 नॉट करेक्ट पूछा था। ASI का निर्माण किसने किया था, हु इज द फाउंडिंग मेंबर्स आप कह सकते हैं, फॉर्मेशन किसने किया था बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएट करता है और पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया हुआ करती थी, फिर ASI 1861 में ब्रिटिश काल के अंदर बनाया गया था। अभी ASI को क्लियरेंस दी गई है कि जो राम सेतु का ओरिजिन है इसको आप स्टडी कर सकते हैं, CSIR और NIO गोवा से, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, देखेंगे कि अंडर वाटर जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है कि राम सेतु का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और साथ में ही क्या कोई हैबिटेशन भी इसके आसपास बनाई गई है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंगम है उनका नाम जोड़ के देखा जाता है, उस वक्त लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपसे पूछूंगा IMF के बारे में, मुझे बताएं कि क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था या नहीं, येस और नो, ये मुझे बताएगा। 1944 जुलाई के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आई थी और जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो भी इसके द्वारा लाई जाती है। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ध्यान रखिएगा। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर के तौर पे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं और ऑल्टरनेट गवर्नर के तौर पे जो हमारे RBI के गवर्नर है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें एक ED भी होते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी न्यूज में क्यों था क्योंकि यहाँ पे IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट मिस गीता गोपीनाथ, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो। इन्होंने कहा है कि पेंडेमिक सपोर्ट जो है आने वाले बजट के अंदर जो 1 February को आएगा उसके अंदर ये सपोर्ट रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के ऊपर जो हमारा खर्च हो रहा है वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा डिस्कशन ट्राइब्स को लेकर हुआ था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मैंने मैप भी दिखाया था आपको। जल्दी से मुझे बताइएगा सिद्धि ट्राइब कहां पर मिलती है, कोया ट्राइब और सहारिया ट्राइब की लोकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक बार मैप पे लोकेशन जो है वेरियस ट्राइब्स की आप देख सकते हैं। चलते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किस पर्सनालिटी को लेकर ये पूछा गया था, तो यहाँ पे श्री हरदीप पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने एक गार्लैंडिंग सेरेमनी जो है भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है इनके यहाँ पे अटेंड करी थी, तभी इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से मुझे बताएं क्या सॉल्ट मार्च के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, येस और नो, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1957 में भारत रत्न मिला था इनको और काफी केपेबल लॉयर थे ये और काफी सेल्फलेस डेडिकेशन, लोगों को इंस्पायर भी किया था इन्होंने और येस सॉल्ट मार्च के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेशन अपना दिया था। तो ध्यान रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत 1887 में जन्म हुआ था, 1961 में इनकी डेथ हुई थी। चलते हैं हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ जो आपको आंसर करना है। जल्दी से मुझे बताइएगा गोंद ट्राइब कहां पर मिलती है, तो गोंद ट्राइब कहां पे रहती है हमारे इंडियन मैप के ऊपर। आपका जो आंसर है वो कम से कम एक स्टेट का नाम तो आप इस चीज में मेंशन जरूर करिएगा, मल्टीपल स्टेट बताया तो और भी अच्छी बात है। अभी मैं आपको मेंस का और इंटरव्यू का क्वेश्चन देने वाला हूं। मेंस के लिए जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, व्हाट बजट रिकमेंडेशंस वुड यू गिव टू मिनिस्ट्री एज अ सिविल सर्वेंट टू इंश्योर ग्रोथ इन द पोस्ट पेंडेमिक टाइम। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी जो आपकी पोस्टिंग है वो हो सकती है और अदरवाइज भी जब हायर लेवल पे आप जाते हैं तो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भी जा सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस से रिलेटेड आपको वहां पे ज्वाइन करना पड़ सकता है, तो आपसे वहां पे रिकमेंडेशंस मांगी जा सकते हैं बजट से पहले। तो यहां पे आपको बताना है एज अ सिविल सर्वेंट की क्या रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे बिफोर द बजट कम्स इनटू पिक्चर, कि बजट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्री आपसे पूछती है, इवन फाइनेंस मिनिस्टर आपसे पूछते हैं, तो आप क्या इस चीज के अंदर सजेशंस देना चाहिए, तो ये प्लीज बताइएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स के अंदर इसको आंसर करिएगा। और इंटरव्यू के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल इंटरव्यू बोर्ड मेंबर आपसे पूछते हैं, डू यू थिंक वी शुड सप्लाई वैक्सीन टू पाकिस्तान इफ दे आस्क फॉर इट। आप जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है हमारे पास 2 तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है और इंडिया काफी सारी कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए रेडी भी है। पाकिस्तान ने अभी तक हमसे मांगी नहीं है, बट इफ पाकिस्तान आस्क सो डू यू थिंक कि हमें पाकिस्तान को वो वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं। आपको यहाँ पे आंसर करना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। जो मेन जो आंसर आपका होने वाला है ना, वो जस्टिफिकेशन का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रीजन आप देंगे ना इसके अंदर, वो मैं पढ़ूंगा और वो मैं देखूंगा कि आप कितने करेक्ट देते हैं और वहां पर क्या उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या फिर वो सही है।
सेकंड जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 PM जो है हमारा आज लेक्चर रहने वाला है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों लैंग्वेजेस के अंदर रहता है, जिसमें हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्लीज ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे लाइव ही ज्वाइन करिएगा, सो दैट हम लाइव क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए और आपके जो मार्क्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख पाए। जो कल प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर करेक्ट आंसर जो है वो कुलदीप सिंह रावत ने दिया। तो कुलदीप, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको पीडीएफ हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, लेकिन मार्क्स अपने लिखना मत भूलिएगा। मार्क्स आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने ही लिखने हैं, सो दैट यू कुड सी दैट इंप्रूविंग। जो टेलीग्राम है उस पर आपको जो इसकी पीडीएफ है वो रात को 10 बजे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम जो Gen 50 कोड है उसको प्लीज यूज कर लीजिएगा टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज exam.netmock.com पर जाकर, जो कि यहाँ पे साइट का नाम लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुडे ओनली। 9 PM मिलते हैं, 9 बजे मिलते हैं रात को, और क्वेश्चंस जो है वो साथ में सोल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।